अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान दिसंबर 7, 1970। तो आज जो है, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर जो पहले आम इंतखाबात का इनकाद हुआ दिसंबर 1970 को, उनके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बात बहुत अहम है कि पाकिस्तान जो 1947 में एक जमहूरी कोशिश और जमहूरी जो अमल है उसके नतीजे में कायम हुआ था, तो वहाँ पे एक तवील अरसा तक जो है जनरल इलेक्शन से गुरेज किया गया और तकरीबन 23 साल के बाद जो है पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का इनकाद हुआ। और फिर ये इंतखाबात जो हैं, जब इनका इनकाद हो गया और नतीजे का भी ऐलान सामने आया, और फिर जो है जो एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हुआ वो था ट्रांसफ़र ऑफ पावर, यानी अक्सरियत हासिल करने वाली सियासी जमात को इक़्तिदार की मुंतकली। इक़्तिदार की मुंतकली का ये अमल जो है उसमें इतनी ताख़ीर हुई, इतने मसाइल पैदा हुए कि और उस वक़्त की जो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था और हमारे जो अदारे थे उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो इक़्तिदार की मुंतकली को पुरअमन तरीके से जो है वो अमली शक्ल दे सके। तो नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान जो है एक बड़े क्राइसिस का शिकार हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। ये सारी कहानी जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इससे पहले बात हो चुकी है कि हमारा आज का टॉपिक है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान। यहाँ से हम जो है इसको जो 1969 में जो है पाकिस्तान में जो दूसरा मार्शल लॉ लगा, तब से जो है हम इस कहानी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आप एक तफसीली वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो तमाम जनरल इलेक्शन हैं उनके ऊपर तफसीली बात की है। तो यहाँ पे हम सिर्फ़ और सिर्फ 1970 के इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे। याह्या खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ ऑन March 25, 1969 and abrogated the Constitution of 1962। 25 मार्च 1969 को जो है जब अयूब खान जो हैं उनने अपने ओहदा सदारत से रिज़ाइन दिया, तो उसके नतीजे में जो है जो नई हुकूमत कायम हुई वो याह्या खान की थी, जो कि एक और फ़ौजी जर्नैल थे। तो उन्होंने जो है पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ जो है वो नाफज कर दिया। मार्शल लॉ के नफाज के साथ जो चीज़ें फ़ौरी तौर पर अमल में आती हैं वो ये होता है कि जो रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको यहाँ तो मुअत्तल कर दिया जाता है, आर्जी तौर पर उसको सस्पेंड किया जाता है, या फिर परमानेंटली उसको एब्रोगेट कर दिया जाता है, यानी उसको मुस्तकिल तौर पे मनसूख कर दिया जाता है। याह्या खान ने भी ऐसा ही किया और 1962 के आइन को उन्होंने मनसूख कर दिया। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मार्शल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को जब मनसूख कर दिया गया तो उसके बाद जो है फिर याह्या खान की तरफ से PCO जारी किया गया, जिसके मुताबिक जो है रियासत का निज़ाम जो था वो चलाया जाने लगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन जुलाई 28, 1969 याह्या खान अपॉइंटेड जस्टिस अब्दुल सत्तार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर फ्री फेयर impartial elections on the basis of the adult franchise within 1.5 year। अब जब मार्शल लॉ लग चुका था और उसके बाद जो है जो सूरत हाल सामने आ रही थी, तो याह्या खान ने मार्शल लॉ लगाने के फ़ौरन बाद जो है कुछ ऐसे इक़दाम किए जिससे ये ज़ाहिर होने लगा था कि पाकिस्तान में जल्द जो है वो नए इंतखाबात का इनकाद जो है वो अमल में आएगा और जो भी सियासी जमात जो है उसमें कामयाब ठहरेगी उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाएगा। इन वादों के साथ जो है याह्या खान ने फ़ौरी तौर पर कुछ अमली इक़दाम भी किए, जिनमें से एक अहम काम उन्होंने ये किया कि 28 जुलाई 1969 को जो है उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के ऊपर जो है जस्टिस अब्दुल सत्तार को जो था वो अपॉइंट किया, और उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो मुल्क के अंदर जो है जो पहले आम इंतखाबात होने जा रहे हैं वो फ्री हों, फेयर हों, इम्पार्शल हों, यानी वो साफ़, शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन को जो है वो मुमकिन बनाएंगे। और ये इलेक्शन जो है ये अडल्ट फ्रेंचाइज़ यानी हक़ बालग रह दही की बुनियाद पे होंगे। और हक़ बालग रह दही ये होता है कि
जो वोटर्स होते हैं उनके लिए जो बुनियादी शर्त होती है वो ये शर्त होती है कि उनके लिए उम्र की एक लिमिट, एज लिमिट मुकर्रर कर दी जाती है कि जो भी शहरी जो है इस ख़ास उम्र तक पहुँच जाएंगे वो वोट देने के अहल होंगे। तो अमूमन जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो है ये एज जो है इस वक्त ये 18 साल को आइडियल गिना जाता है, लेकिन इससे पहले ये 21 ईयर्स थी। तो अडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद के ऊपर जो है यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है रियासत के जो तमाम शहरी हैं, चाहे उनका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ हो, किसी भी नस्ल के साथ हो, किसी भी ज़ुबान के साथ हो, किसी भी कल्चर के साथ हो, किसी भी किस्म की जो डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको जो है वो मलहूज़ ख़ातर नहीं लाया जाएगा और वो तमाम शहरी जिनकी उम्र जो है वो 21 ईयर होगी वो वोट देने के अहल होंगे। तो इस तरह अडल्ट फ्रेंचाइज़ की बुनियाद के ऊपर जो है ये इलेक्शन जो थे इनका इनकाद किया गया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। 1 यूनिट was ended by Yahya Khan on July 1st, 1970 and the 4 provinces of West Pakistan were restored। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि 14 अक्टूबर अक्टूबर 14 1955 को जो है जब चौधरी मोहम्मद अली जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे तो उनके दौरे हुकूमत में जो है 1 यूनिट का क़याम अमल में लाया गया था। 1 यूनिट से मुराद ये था कि मगरबी पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जो है, यानी ये पूरा वेस्ट पाकिस्तान है, ये जो मौजूदा पूरा पाकिस्तान है, इसको जो है वो एक सूबे का दर्जा दे दिया गया था। इसको 1 यूनिट कहते हैं और ये अक्टूबर 14 1955 को जो है ये अमल में आया था। और इस सूबे का जो पहला गवर्नर जो था वो मुश्ताक अहमद गोरमानी को मुकर्रर किया गया और डॉक्टर खान साहब जिनका तल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के साथ था उन्हें इस सूबे का वज़ीर आला जो था वो मुकर्रर किया गया था। और इसका जो है पाकिस्तान 1 यूनिट के नतीजे में पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल हो गया। एक सूबे का नाम वेस्ट पाकिस्तान और दूसरे सूबे का नाम था ईस्ट पाकिस्तान। तो 1956 के आइन के मुताबिक भी और 1962 के आइन के मुताबिक भी पाकिस्तान जो है वो 2 सूबों पर मुश्तमिल रहा, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ तक कि जब यूब खां का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ और याह्या खां का दौरे हुकूमत जो है शुरू हुआ और जब याह्या खान ने नए इलेक्शन की तरफ जाने का फ़ैसला किया तो उन्होंने क्या किया कि 1 जुलाई 1970 को जो है जो 1 यूनिट है उसको ख़त्म कर दिया और उसके नतीजे में वेस्ट पाकिस्तान के जो 4 सूबे थे उनकी जो पहले वाली पोजीशन थी वो दोबारा बहाल होगी। अब पाकिस्तान जो है वो दोबारा 5 सूबों पर मुश्तमिल हो गया था, जिसमें ईस्ट बंगाल, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो ये 5 सूबे जो थे वो दोबारा बहाल हो गए थे और फिर यहाँ पे 1 मैन 1 वोट की बुनियाद के ऊपर जो है नए इलेक्शन का इनकाद किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास On November 28, 1969, Yahya Khan announced that elections would be held on October 5, 1970 on the principle of 1 man 1 vote। तो याह्या खान जो हैं उन्होंने नवंबर 28, 1969 को जो है यानी नवंबर 28, 1969 को जो है ये ऐलान किया कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतखाबात हैं वो कब मुनक्कद होंगे। वो मुनक्कद होंगे 5 अक्टूबर 1970 को। 5 अक्टूबर 1970 को उन्होंने फ़िक्स डेट बता दी कि पाकिस्तान के अंदर जो पहले आम इंतखाबात हैं वो 5 अक्टूबर 1970 को जो है वो मुनक्कद होते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1 मैन 1 वोट। तो ये जो है ये अनाउंसमेंट जो थी ये नवंबर 1969 को जो है याह्या खान ने कर दी थी कि 5 अक्टूबर 1970 को पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का इनकाद होगा। अब ये बात तय हो चुकी थी, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है ही अनाउंस दैट नेशनल असम्बली विल बी बाउंड टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 120 डेज आर इट वुड बी डिज़ाल्व्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ज़हन में रखनी है। किसमें कहा गया था कि 5 अक्टूबर 1970 को जो इलेक्शन कंडक्ट होंगे तो इलेक्शन के बाद जो है जो नेशनल असम्बली होगी वो 120 दिन के अंदर पाकिस्तान का नया आइन बनाने की पाबंद होगी।
ये जो LFO जारी किया गया था, जिसके मुताबिक ये 1970 के इंतखाबात का इनाकाद होने जा रहा था, तो उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो नेशनल असम्बली मुंतखब होगी वो अपने इंतखाब के 120 दिन के अंदर जो है वो नया आइन बनाने की पाबंद होगी, क्योंकि 1962 का आइन जो है वो याह्या खान ने मनसूख कर दिया था। 120 दिन का मतलब है कि 4 माह के अंदर जो है वो असम्बली लाजमी तौर पे जो है वो आइन बनाएगी। अगर नेशनल असम्बली जो है वो पाकिस्तान का नया आइन बनाने में नाकाम हो जाती है विद इन 120 डेज़, तो क्या होगा, असम्बली जो है वो डिज़ाल्व हो जाएगी, जो कि 5 अक्टूबर 1970 को मुंतखब होना थी, और फिर नए सिरे से जो है असर नौ असम्बली का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। ये बहुत अहम शर्त थी और इसी शर्त की वजह से जो है आगे कुछ मसाइल भी जो थे वो पैदा हुए। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 1, 1970 ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर अलाउड। तो 1 जनवरी 1970 को जो है याह्या खान ने जो है वो जो मार्शल लॉ था और उसमें पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ थी, सियासी सरगर्मियाँ जो थी वो बैन थी। तो 1 जनवरी 1970 को उन्होंने तमाम सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल कर दी और सियासी जमातों को जलसे करने, जुलूस करने, इंतखाबी मुहिम चलाने, अपना जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है उसको लॉन्च करने, यानी तमाम जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहाल कर दिया गया और सियासी जमातों को कहा गया कि वो इंतखाबात की तैयारी करें और आवाम से अपनी राब्ता मुहिम जो है उसका आगाज़ करें। तो 1 जनवरी 1970 को जो है सियासी सरगर्मियाँ बाकायदा तौर पर बहाल कर दी गई और नए इलेक्शन के इनाकाद के लिए सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियाँ जो है वो शुरू कर दी। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन शेड्यूल वाज changed due to the provincial wide heavy flood in East Pakistan in August 1970। 1970 में जो है अब शेड्यूल के मुताबिक तो 5 अक्टूबर 1970 को इंतखाबात होना थे, लेकिन अगस्त 1970 में जो है मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत खौफनाक जो है तबाहकुन जो है वो सैलाब आया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह मुतासर हुई और जो रियासी इदारे जो हैं उनकी कारकर्दगी भी उससे मुतासर हुई, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो जो है वो सैलाब से मुतासरीन लोगों की बहाली के ऊपर लगी थी। इसलिए अब मुमकिन नहीं रहा था कि फ़ौरी तौर पे जो है वहाँ पे इलेक्शन का इनकाद किया जाए। इसलिए जो है इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको चेंज करना पड़ा। तो पहले ये क्या था, 5 अक्टूबर 1970 को इंतखाबात होने थे, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हुई और जिससे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ, तो उसकी वजह से इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको रीशेड्यूल करना पड़ा, उसको चेंज करना पड़ा और फिर इलेक्शन को जो है थोड़े अरसे के लिए मुलतवी किया गया और नए शेड्यूल के मुताबिक नई डेट जो है वो दिसंबर 7, 1970 जो है वो फिक्स की गई। अब देखते हैं इलेक्शन ऑन द नेशनल असम्बली वर rescheduled for December 7, 1970 and to the provincial assemblies on December 17, 1970। तो जब 5 अक्टूबर 1970 को जो इलेक्शन मुनक्कद होने जा रहा था, जब वो मुलतवी हो गया और सैलाब की वजह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ, तो जो नया शेड्यूल था उसके मुताबिक ये कहा गया कि अब जो नेशनल असम्बली है उसका जो इलेक्शन होगा वो होगा दिसंबर 7, 1970 को, और जो सूबाई असम्बलियाँ होंगी उनका जो इलेक्शन होगा वो होगा दिसंबर 17, 1970 को। तो 7 दिसंबर 1970 को कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए डेट फिक्स की गई और 17 दिसंबर 1970 को जो है जो तमाम 5 सूबाई असम्बलियाँ थी उनके इंतखाबात के लिए नई डेट जो थी वो फिक्स की गई थी। अब नए शेड्यूल के मुताबिक जो है इलेक्शन होने जो है वो जा रहे थे। नेक्स्ट क्या है, पोलिंग डे फॉर नेशनल असम्बली, जो अभी मैं बात कर रहा था उसी को थोड़ा सा रिपीट किया गया है। तो पोलिंग डे जो था वो नेशनल असम्बली के लिए किया था दिसंबर 7, 1970 और पोलिंग डेज फॉर प्रोविंशियल असम्बलीज वाज द दिसंबर 17, 1917। अब थोड़ी सी सूरत हाल और भी तब्दील हो गई थी इसमें कि जिन इलाकों के अंदर जो है सैलाब की तबाहकारियाँ हुई और वहाँ पे जो है वो और कुदरती आफात जो थी वो ज़ाहिर होना शुरू हुई, तो उसकी वजह से कुछ हलके ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ थी उनके अंदर जो है वो इस मौसम में भी इंतखाबात का इनाकाद मुमकिन नहीं था। तो फिर क्या किया गया कि वो जो हल्के मुतासर हुए ईस्ट पाकिस्तान के उनके लिए 17 जनवरी जो है जनवरी 17
1971 को जो है उन हलकों के अंदर जो है वो ये इंतखाब किया गया था। पोलिंग ऑन 9 साइक्लोन हिट कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज डिलेड अंटिल जनवरी 17, 19। तो 9 ऐसे इंतखाबी हलके थे जहाँ पे जो है ये इंतखाब जो है वो मज़ीद ताख़ीर के अंदर हुआ और फिर 17 जनवरी 1971 को जो है इन इलाकों के अंदर जो है वो इंतखाबात का इनाकाद हुआ था। तो यूँ समझ लें कि 3 मरलों के अंदर जो है ये 1970 के इंतखाबात हुए। पहले मरले में नेशनल असम्बली के इंतखाबात हुए, दूसरे मरले में सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हुए और तीसरे मरले में जो है वो 9 इंतखाबी हलके जहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात नहीं हुए थे, वहाँ पे 17 जनवरी 1971 को जो है बाकी 9 इंतखाबी हलकों के अंदर इलेक्शन का इनेकाद किया गया था। नेक्स्ट है These elections were held on the basis of single member constituencies under the रूल ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। इसमें 2 बातें हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो 1970 के जो इलेक्शन हैं दे वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसको कहते हैं उर्दू में, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो डियर स्टूडेंट्स ये है कि यक रुकनी इंतखाबी हल्का बंदी। 3 तरह की इंतखाबी हल्का बंदी होती है, एक यक रुकनी यानी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज और एक मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। यानी यक रुकनी इंतखाबी हल्का बंदी, 2 रुकनी इंतखाबी हल्का बंदी और कसीर रुकनी इंतखाबी हल्का बंदी। यक रुकनी इंतखाबी हल्का बंदी यानी सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज से मुराद ये होता है कि एक इंतखाबी हल्के में जितने चाहें लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। एक इंतखाबी हल्के में 2 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। यानी उसकी कोई इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कोई लिमिट मुकर्रर नहीं होती, जितने चाहें लोग जो हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन उनमें जो कामयाब कौन होगा, एक इंतखाबी हल्के से सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज के रूल के मुताबिक एक इंतखाबी हल्के से सिर्फ एक शख्स मुंतखब होगा जिसको सिंपल मेजॉरिटी हासिल होगी। यानी अगर 10 कैंडिडेट हैं और फ़र्ज़ करें कि उसमें हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अब फ़र्ज़ करें कि उसमें 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट जो हैं उनमें से एक उम्मीदवार जो है उसको वोट मिल रहे हैं 70,000, दूसरे को जो है वो 69,000 मिल रहे हैं, एक उम्मीदवार जो है उसको 50,000 मिल रहे हैं, किसी को 10,000 मिल रहे हैं। तो देखा जाएगा कि सिंपल मेजॉरिटी किसको हासिल है, तो जिस उम्मीदवार को ज़्यादा वोट हासिल होंगे, चाहे वो एक वोट उसको ज़्यादा हासिल हो, सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ही एक वोट की अक्सरियत होती है, तो वो जो है वो कामयाब करार पाएगा। जो 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें पहले और दूसरे नंबर के ऊपर आने वाले जो उम्मीदवार होंगे उन 2 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जाता है। जो मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसमें कम से कम 3 सीटें रखी जाती हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, मतलब वो 5 हो सकती हैं, 7 या 10 हो सकती हैं। तो उसमें ये होगा कि पहले से तय होता है कि अगर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज में कि फ़र्ज़ करें कि पहले से तय है कि एक इंतखाबी हल्के से 5 लोगों को मुंतखब करना है। अब उसमें से जो पहले 10 अगर उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो पहले 5 नंबर के ऊपर उम्मीदवार होंगे वो कामयाब करार पाएंगे, किसमें, मल्टी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसीज में। लेकिन 1970 के जो इंतखाबात थे दे वर हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। अब दूसरी बात इसमें क्या है, ऑन द रूल ऑफ द सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी डियर स्टूडेंट्स एक वोट की मेजॉरिटी होती है कि अगर एक उम्मीदवार को जो है 10,990 वोट मिलते हैं और दूसरे उम्मीदवार को 10,991 वोट मिलते हैं, उसका एक वोट ज़्यादा है तो वो 91 वोट वाला जो है वो कामयाब करार पाएगा। यह है सिंपल मेजॉरिटी। तो 1970 के इंतखाबात जो हैं वो सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसीज और सिंपल मेजॉरिटी के असूल के मुताबिक जो थे वो कंडक्ट हुए। अब नेक्स्ट क्या है, 1970 के इंतखाबात में अहम बातें आ गई हैं। जनरल सीट्स ऑफ प्रोविंसेस इन नेशनल असम्बली। डियर स्टूडेंट्स, जो नेशनल असम्बली होती है, जो पार्लियामेंट का यूँ कहने के लोअर हाउस होता है, वहाँ पे जहाँ जिन मुमालिक के अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो फ़ाकी निज़ाम हुकूमत होता है, वहाँ पे सूबों को जो है आबादी के अतबार से नेशनल असम्बली के अंदर सीटें दी जाती हैं। यानी कम आबादी वाला सूबा जो होगा उसकी नशिस्तें कम होंगी और ज़्यादा आबादी वाला जो सूबा होगा उसकी नशिस्तें नेशनल असम्बली के अंदर ज़्यादा होंगी।
और इसी फार्मूले के मुताबिक जो है 1970 के इंतखाबात जो हैं उनका इनकाद हुआ था। अब जो 1970 में जो इंतखाबात इनकाद होने जा रहे थे और LFO जो है जिसके मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट हो रहे थे, उसके मुताबिक जो नेशनल असम्बली है उसकी जो कुल सीटें थी वो तो थी 313। अब इन 313 की तकसीम इस तरह थी, उसमें 300 नशिस्तें आम नशिस्तें थी और 13 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए मखसूस की गई थी। अब जो इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा था वो इलेक्शन कंडक्ट हुआ 300 सीटों के ऊपर, और उन 300 सीटों को सूबों के अंदर जो है किस तरह तकसीम किया गया था, उसमें ये मैंने नीचे चार्ट दिया हुआ है। उसमें है कि ईस्ट पाकिस्तान आबादी के अतबार से जो मशरक़ी पाकिस्तान था, जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान के बाकी चारों सूबों से बड़ा सूबा था। उसकी 300 नशिस्तों में से, यानी टोटल नशिस्तें कितनी हैं 300, तो आबादी के अतबार से उन 300 में से जो ईस्ट पाकिस्तान है उसकी नशिस्तों की तादाद बन रही है 162, 162 ईस्ट पाकिस्तान की सीटें थी आबादी के अतबार से, चूँकि उसकी आबादी सबसे ज़्यादा थी। नंबर 2 पे जो है यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र है, तो खैबर पख्तूनख्वा जो है उसकी नशिस्तों की तादाद थी 18 और 7 नशिस्तें जो हैं वो फाटा की थी, जो कि फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था जिसको हम कबायली इलाका कहते हैं। तो ये कुल मिला के जो है ये 25 नशिस्तें बन जाती हैं। उसके बाद पंजाब आबादी के अतबार से दूसरा सूबा था, और पंजाब की जो नशिस्तें हैं उनकी जो तादाद थी जो पंजाब की जो नशिस्तें थी उनकी जो तादाद है वो है 82, वो 82 है। सॉरी, ये दोबारा हम इसकी तरफ आते हैं, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया। दोबारा से देखिएगा कि खैबर जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो मशरक़ी बंगाल था, उसकी नशिस्तों की तादाद है 162। खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों की तादाद थी 18 और 7 नशिस्तें जो हैं वो थी फाटा की, और दोनों मिला के जो हैं इन नशिस्तों की तादाद बन गई थी 25। ठीक है। उसके बाद जो है पंजाब आता है। पंजाब जो है आबादी के अतबार से दूसरा बड़ा सूबा था, और इसकी नशिस्तों की तादाद कितनी है 82 है। और उसके बाद जो है खैबर सिंध है, और सिंध की नशिस्तों की तादाद है 27। तो सिंध की 27 है, और लास्ट में बलूचिस्तान है जो आबादी के अतबार से कब सबसे छोटा सूबा है, और उसकी नशिस्तों की तादाद थी सिर्फ 4 नशिस्तें जो हैं वो बलूचिस्तान के लिए मखसूस थी। दोबारा इसको देख लीजिएगा कि आबादी के अतबार से जो नेशनल असम्बली की सीटें हैं वो तकसीम की गई थी। कुल नशिस्तें जो हैं मैंने आपको पहले बताया कि वो थी 300 जिनके ऊपर इलेक्शन होना था, और 13 नशिस्तें जो हैं वो ख़वातीन के लिए थी, और ये ख़वातीन जो हैं इनके ऊपर इलेक्शन नहीं कंडक्ट हो रहा था बल्कि इन्होंने नामज़द होना था, नॉमिनेट होना था। अब सूबा मशरक़ी जो पाकिस्तान है उसकी नशिस्तें हैं 162, खैबर पख्तूनख्वा 18, फाटा 17, पंजाब 82, सिंध 27 और बलूचिस्तान 4 सीटें। अब ये कुल मिला के कितनी बन रही हैं? कुल मिला के बन रही हैं 300 नशिस्तों के ऊपर जो है ये इलेक्शन कंडक्ट हो रहा था। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अकेले मशरक़ी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर सीटों की तादाद मगरबी पाकिस्तान में मौजूद चारों सूबों की और फाटा की कुल नशिस्तों से भी ज़्यादा थी। ये मसला जो है ये क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है ये सामने आया था, और इसी मसले को हल करने के लिए जो है 1 यूनिट का क़याम अमल में लाया गया था। तो याह्या खान ने क्या किया कि 1 यूनिट को ख़त्म कर दिया, और वो जो मसला था कि सूबों के दरमियान जो आबादी का बहुत बड़ा फ़र्क था वो मसला दोबारा पैदा हो गया, और इसी मसले की वजह से जो है मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की राह भी हमवार हुई। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बहुत सारे फैक्टर्स हैं कार फरमा हैं, बेशुमार फैक्टर्स कार फरमा हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है नमूदार होना शुरू हो गए थे। लेकिन
जो 1970 के इंतखाबात से जो चीज़ सामने आई उसमें जो 1 यूनिट का ख़ात्मा था और 1 मैन 1 वोट की बुनियाद के ऊपर जो है इलेक्शन करना कहा था, और जो पैरिटी था सूबों के दरमियान उसका ख़ात्मा जो है इसने भी मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के लिए राह हमवार की थी। तो ये फ़ैसला जो है ये अच्छा फ़ैसला नहीं था। पाकिस्तान के मखसूस अलाहाते सूबों के दरमियान आबादी का जो फ़र्क था उसके मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए था। तो इस फैसले की वजह से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो थे वो पैदा हुए। नेक्स्ट देखते हैं टोटल कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़। तो 1970 के इंतखाबात में जो है कुल 22 सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था। ये ज़हन में रखिएगा, 1970 के इंतखाबात में पाकिस्तान में चूँकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, कसीर जमाती निज़ाम है, तो 22 सियासी जमातों ने इस इंतखाब में हिस्सा लिया था। तो ये भी आप देख लेंगे बहुत बड़ी जो है तादाद है। और दूसरा ये था कि ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा इलेक्शन हो रहे थे, तो जोशो खरोश भी ज़्यादा था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है जी। नेक्स्ट है मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड दे आर सिंबल्स। तो वैसे तो 22 सियासी जमातें थी, हम उनसे कोई कंसर्न नहीं है कि कौन कौन सी 22 थी। हम सिर्फ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने कुछ नशिस्तें हासिल की या जो मुतवक्को थी कि ये हुकूमत साजी कर सकती हैं या कुछ सीटें ले सकती हैं, तो हम सिर्फ उनको जो है वो यहाँ पे इसमें शामिल कर रखे हैं। तो जिन पार्टीज़ के सिंबल्स कौन से थे, ये पार्टी के सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो अवामी लीग थी उसका सिंबल था बोट, कश्ती। आई थिंक ये मशरक़ी पाकिस्तान की निस्बत से दिया गया था, क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर जो है वो दरियाई इलाका है और वहाँ पे सफ़र के लिए जो है वो दरियाओं को अबूर करने के लिए बोट का इस्तेमाल होता है। तो इसी निस्बत से जो है ये वहाँ पे जो है उनको ये सिंबल दिया गया था। तो अवामी लीग का जो सिंबल था वो था बोट, कश्ती उनका सिंबल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दूसरी बड़ी सियासी जमात थी और वो है सवार्ड यानी कि तलवार। ये तलवार जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है। तीसरे नंबर पे जो है वो है जमात इस्लामी और उनका सिंबल है स्केल यानी पैमाना। और नेक्स्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन का सिंबल था बाईसाइकिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन का बाईसाइकिल है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल का जो है वो लालटेन था। नेक्स्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम, वो है टाइगर। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम जो है उसका इंतखाबी निशान था टाइगर। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है जिसकी सरपरस्ती में, जिसकी निगरानी में, जिसकी कोशिशों में जद्दोजहद से पाकिस्तान कायम हुआ, वो 1970 में अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से वो 3 गिरोहों में तकसीम हो चुकी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काउंसिल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कन्वेंशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम। तो इनकी जो ताकत है वो डिवाइड हो चुकी थी। पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल पैदा हुए उनके अंदर जो है मुस्लिम लीग का जो अंदरूनी इंतशार है, मुस्लिम लीग का जो अंदरूनी इख्तलाफात थे और उसका मुख्तलिफ सियासी दड़ों में तकसीम हो जाना, ये एक बहुत बड़ा जो है वो एलिमेंट था जिसने पाकिस्तान को सियासी तौर से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो क्या में पाकिस्तान के फ़ौरन बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि जिसकी कोशिश से पाकिस्तान कायम हुआ था, तो जैसे ही पाकिस्तान कायम हुआ तो जो बाद में जिसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग रखा गया वो अपना जो इमेज है उसको कायम ना रख सकी और उसका जो किरदार था जो उसने अदा करना था वो भी अदा करने में बुरी तरह नाकाम हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। और ये सियासी ये जो अवामी लीग है ये भी जो है दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जो है वो अलग हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि 1970 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग 3 नामों के साथ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रखी है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है पार्टी और वोट्स। ये देखें आप अहम बात आ गई है कि इलेक्शन हुए 1970 के शेड्यूल के मुताबिक 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन हुए और उसमें जो रिज़ल्ट सामने आए रिज़ल्ट के मुताबिक जो अवामी लीग है उसका जो वोट फिगर है वो देखें कि वो ये है 1,29,27,162, यानी अवामी लीग ने जो पॉपुलर वोट हासिल किए मजमूई तौर पे वो थे 1,29,27,162। ये अवामी लीग का जो है वो था वोट जो उसने इन जनरल इलेक्शन के अंदर जो है वो हासिल किया था।
नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पॉपुलर वोट कितने हासिल किए, यानी मजमूई तौर पे उसके जीतने वाले हारने वाले उम्मीदवारों ने मजमूई तौर पे कितने वोट हासिल किए, वो था 61,48,927। 61,48,927 वोट उसने हासिल किए। नेक्स्ट आ जाता है जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी जो है उसने 19,89,641 वोट हासिल किए। और तीसरे नंबर पे है मुस्लिम लीग कौंसिल, उसने 24,48,737 वोट हासिल किए। तो ये 3 बड़ी सियासी जमातें थी। बाकी जितनी भी सियासी जमातें थी वो कोई नुमाया तौर पे तो कोई काम ना कर सकी, लेकिन उनके वोट जो हैं वो तकसीम हो गए उनके वोट जो हैं। लेकिन जो बड़ी सियासी जमातें हमारे सामने आती हैं उसमें अवामी लीग सबसे टॉप पे है, उसने 1,29,27,162 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर के ऊपर आ रही है। और पीपल्स पार्टी का जो वोट है और जो अवामी लीग का जो वोट है उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उसमें कमो बेश जो है आप देखें कि ये मामूली डिफरेंस नहीं है, बड़ा डिफरेंस है। उसमें बुनियादी फ़र्क ये था कि अब अवामी लीग की जो मकबूलियत थी वो ईस्ट पाकिस्तान में थी, और ईस्ट पाकिस्तान का सारा वोट जो है वो अवामी लीग के बैंक बैलेंस में जो है चला गया था। और पीपल्स पार्टी जो है वो उसका तल्लुक चूँकि वेस्ट पाकिस्तान के साथ था और वेस्ट पाकिस्तान की आबादी ही कम थी, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक भी जो है वो उस तरह मुतासर हुआ। एक बहुत अहम बात जो है मैं बताने लगा हूँ कि इन इलेक्शन के अंदर एक ट्रेजेडी ये भी हुई कि इन इलेक्शन के अंदर कोई भी सियासी जमात, चाहे वो अवामी लीग थी, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो जमात इस्लामी है, वो मुस्लिम लीग कयूम है, मुस्लिम लीग कौंसिल है, मुस्लिम लीग कन्वेंशन है, या बाकी जो छोटी मोटी सियासी जमातें थी, उनमें से एक भी सियासी जमात जो है वो तमाम सूबों के अंदर यकसा मकबूलियत नहीं रखती थी। कोई भी सियासी जमात ऐसी नहीं थी जिसको आप कह सकते हैं कि ये वफाक की नुमाइंदगी कर रही है। सियासी जमातें जो हैं वो इलाकाई थी। अवामी लीग की सारी मकबूलियत ईस्ट पाकिस्तान में थी। जो पीपल्स पार्टी है उसकी मकबूलियत का जो ज़्यादा रुझान था वो पंजाब और सिंध में था। और इस तरह जो है बाकी तो जमातें वैसी छोटी छोटी सियासी जमातें थी। तो ये जो 2 बड़ी सियासी जमातें हैं इनकी मकबूलियत आप देख लें कि एक की एक सूबे में, दूसरे की दूसरे सूबों में। इसने भी मसाइल पैदा किए कि कोई भी सियासी जमात जो है वो वफाक की नुमाइंदगी नहीं कर रही थी, वो सूबों की नुमाइंदगी कर रही थी। इसने मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी की राह हमवार करने में और इलेक्शन के नतीजे के बाद जो है मसाइल पैदा करने में जो है इस चीज़ ने भी बहुत अहम किरदार जो था अदा किया था। आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है। नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स सीट्स 1, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये बहुत अहम बात आ गई है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा खुद भी साथ साथ अगर नोट करते जाएँ तो ज़्यादा अहम होगा ताकि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाए। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये जो लाइन है पहली 2 लाइनें हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स। और दूसरी पे है कि जो उनकी फतह है, जो विनिंग कैंडिडेट्स थे वो कौन कौन से थे और कितने थे। इसमें हम सिर्फ 2 पार्टियों का एनालिसिस कर रहे हैं। 2 पार्टियों का एनालिसिस कर रहे हैं। नंबर 1 पे है अवामी लीग। और अवामी लीग जो है ये जो 162 सीटें हैं, दोबारा इसको देखिएगा कि नेशनल असम्बली जो है LFO के मुताबिक जिसका इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसके अरकान की कुल तादाद थी 313। लेकिन इलेक्शन किसके ऊपर कंडक्ट हुआ, जो जनरल नशिस्तें थी जिनकी तादाद जो थी वो 300 थी। तो उन 300 में से जो ईस्ट पाकिस्तान है, जो मशरक़ी बंगाल था या मशरक़ी पाकिस्तान था, उसकी नशिस्तों की तादाद थी 162। ये 162 किसकी है? 162 मशरक़ी पाकिस्तान की नशिस्तों की तादाद थी। नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन सियासी जमातों ने, अवामी लीग ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस सूबे से कितने उम्मीदवार खड़े किए और उनमें से कौन कितने कामयाब हुए, ये हमारा यहाँ पे जो है वो एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो अवामी लीग जो है उसने ईस्ट पाकिस्तान से 162 उसकी सीटें थी और 162 उसने अपने उम्मीदवार जो थे वहाँ पे मैदान में लाई और 162 हलकों के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा। नेक्स्ट है नंबर 3 किसके हैं? ये तीन उम्मीदवार जो है अवामी लीग ने सूबा पंजाब से खड़े किए थे।
यानी आमतौर पे ये कहा जाता है कि अवामी लीग जो है उसने एक भी उम्मीदवार जो है वेस्ट पाकिस्तान से खड़ा नहीं किया था, और ये साथ में कहा जाता है कि जो पीपल्स पार्टी है उसने अपना एक भी उम्मीदवार जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से जो है वो मैदान में नहीं लेकर आई थी। लेकिन यहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं ये मैं आपको बता दूँ, ये अथेंटिक हैं, इसमें कोई ऐसी आपको हेरा फेरी नज़र नहीं आएगी। तो 3 उम्मीदवार उसने कहाँ से खड़े किए? सूबा पंजाब से, और 2 उम्मीदवार जो हैं उसने सूबा सिंध से खड़े किए। ये 2 उम्मीदवार सिंध के हैं। फिर उसने 2 उम्मीदवार जो थे वो खैबर पख्तूनख्वा से खड़े किए, और 1 उम्मीदवार जो है उसने सूबा पंजाब से जो है वो खड़ा किया। तो उसने जो टोटल उम्मीदवार मैदान में लेकर आई उनकी तादाद थी 170। अवामी लीग ने 300 नशिस्तें थी कौमी असम्बली की, उन 300 नशिस्तों में से उसने सिर्फ 170 इंतखाबी हलकों के अंदर जो है वो मुकाबला किया। यानी उसने सिर्फ 170 उम्मीदवार जो थे वो अपने इंतखाब में लेकर आई थी। बाकी जो इंतखाबी हलके थे उनके ऊपर अवामी लीग ने अपना कोई भी उम्मीदवार जो है इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा नहीं किया था। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट इसी के नीचे आ जाते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान की सीटें कितनी हैं? 162, और 162 में से अवामी लीग ने कितनी सीटें जीती हैं? 160। 2 सीटों के ऊपर जो इलेक्शन जो था वो पोस्टपोन हो गया था, तो यूँ कह लें कि 160 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ, और 160 मुकम्मल तौर पे जो है तमाम सीटें जो हैं वो अवामी लीग जीत गई। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ईस्ट पाकिस्तान से एक भी नशिस्त हासिल नहीं हुई थी। तो ये अवामी लीग की ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी मकबूलियत वहाँ पे कितनी थी। मुकम्मल तौर पे एक तरफ़ा फ़ैसला वहाँ पे सामने आ गया था। अब पंजाब से उसने 3 सीटें उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन पंजाब में उसका कोई भी उम्मीदवार जो है कामयाब नहीं हुआ था। इस तरह जो है सिंध के अंदर उसने 2 उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिंध से भी उसका कोई उम्मीदवार कामयाब ना हुआ। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ भी उसने अपने 2 उम्मीदवार दिए, वहाँ से भी उसका कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। बलूचिस्तान के अंदर उसने 1 उम्मीदवार दिया था, और बलूचिस्तान से भी उसका 1 उम्मीदवार जो है वो हार गया था, उसको शिकस्त हो गई थी। इसलिए यूँ कह लें कि अवामी लीग ने जो उम्मीदवार खड़े किए जिनकी कुल तादाद 170 बनती है, उन 170 में से 162 का तल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान के साथ था। मशरक़ी पाकिस्तान की 162 सीटों में से जो 2 सीटें थी उनके ऊपर इंतखाबात नहीं हुए थे, वो वहाँ पे पोस्टपोन हो गए किसी वजह से, और बाकी जो 160 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुए तमाम सीटें अवामी लीग ने जीत ली। मशरक़ी पाकिस्तान के अलावा अवामी लीग ने किसी भी दूसरे सूबे में कोई भी नशिस्त हासिल नहीं की थी। और इस तरह जो है अवामी लीग की जो कामयाबी हुई वो है 160, यानी अवामी लीग को 160 नशिस्तों के ऊपर कामयाबी हुई। और ये जो आगे 7 सीटें हैं वो जो ख़वातीन की जो 13 सीटें थीं, ये ख़वातीन की 13 सीटें हैं, उन 13 में से 7 नशिस्तें जो थी वो अवामी लीग को हासिल हो गई। इस तरह 107 के ऊपर उसने जनरल इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल की। 7 नशिस्तें जो ख़वातीन के लिए रिज़र्व थी वो उसको मिल गई, और कुल मिला के जो है अवामी लीग की नशिस्तों की तादाद होगी 167। ये अवामी लीग के फाइनल रिजल्ट्स थे। अब दूसरी तरफ आते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पहले नंबर पे है सूबा पंजाब। सूबा पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया था। सूबा ईस्ट पाकिस्तान जो है, ईस्ट पाकिस्तान की नशिस्तों की कुल तादाद कितनी थी? 162। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा ईस्ट पाकिस्तान से एक भी उम्मीदवार जो है इलेक्शन में नहीं उतारा था। तो ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट था सूबा पंजाब। तो सूबा पंजाब की नशिस्तें हैं 78, ठीक है, और 78 नशिस्तों के ऊपर जो है उसने अपने उम्मीदवार जो थे खड़े किए थे अवामी लीग ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा पंजाब के अंदर जो है अपने 78 उम्मीदवार जो थे वो खड़े किए, और 25 उम्मीदवार जो थे उसने, ये 25 उम्मीदवार जो हैं ये उसने खैबर जो थे वो सिंध से जो है सिंध से उसने अपने 25 उम्मीदवार जो थे खड़े किए थे, और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है उसने अपने 16 उम्मीदवार खड़े किए, और एक उम्मीदवार जो था उसने बलूचिस्तान में जो है वो मैदान में लेकर आई थी। अब जो नतीजे थे
ईस्ट पाकिस्तान, ये ईस्ट पाकिस्तान है और ये उसका रिज़ल्ट है। क्योंकि उसने कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी ज़ीरो थी, उसको एक भी वोट, एक सिंगल वोट भी जो है वो नहीं मिला था। नेक्स्ट था पंजाब, तो पंजाब में उसने उम्मीदवार खड़े किए 78 और उसको कामयाबी हासिल हुई 62 सीटों के ऊपर। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको पंजाब के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कामयाबी हासिल हुई। 78 सीटों में से 62 जो सीट्स थी उनके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से कामयाब हो रही है। नेक्स्ट है खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, ये 25 सीटें जो हैं वो सिंध की हैं और यहाँ पे जो है 25 में से 18 सीटें जो हैं वो ये जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। और नेक्स्ट था जो 16 सीटें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हैं, ये 16 सीटें खैबर पख्तूनख्वा की हैं और यहाँ पे उसको एक सीट हासिल हुई है। बलूचिस्तान के अंदर जो है उसको कोई भी सीट जो थी वो हासिल नहीं हुई थी। कुल मिला के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 81 सीटों के ऊपर जो है कामयाबी हासिल हुई। यानी जो अब दोबारा थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद कुछ मालूमात देना चाहता हूँ, इसको हम थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं ताकि स्पेस वाज़ेह हो जाए। एक और एंगल से इसको देख लेते हैं कि कुल नशिस्तें जिनके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा था वो थी 313 नशिस्तें ख़वातीन के लिए थी और ये बन गई 313। जो मशरक़ी पाकिस्तान है उसकी कुल नशिस्तें बन रही थी 169, ठीक है। और जो वेस्ट पाकिस्तान था उसकी कुल नशिस्तें बन रही हैं 144। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से 100% भी कामयाबी हासिल कर जाती फिर भी वो अवामी लीग का मुकाबला नहीं कर सकती थी, ठीक है। यानी 313 में से आबादी के अतबार से ईस्ट पाकिस्तान की नुमाइंदगी बढ़ रही है 169, 162 उनकी आम नशिस्तें थी ईस्ट पाकिस्तान की, 7 उनको ख़वातीन की मिल गई। तो इस तरह जो है वो 169 सीटें हो गई और 144 जो हैं वो नशिस्तें जो हैं वो बनी वेस्ट पाकिस्तान की। वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों की मिलाकर कुल सीटें बन रही हैं 144, जिसमें ख़वातीन की नशिस्तें भी शामिल हैं। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको कुल सीटें कितनी हासिल हो रही हैं 81 और अवामी लीग को इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर 160 सीटें हासिल हो रही हैं। फ़र्क आपको नज़र आ रहा है 160-81 और इनको 7 सीटें मिल गई और 7 सीटें मिलने के बाद अवामी लीग की कुल नशिस्तें हो गई 167, 167 और पीपल्स पार्टी को जो है 4 नशिस्तें ख़वातीन की भी मिल गई और इस तरह उनकी नशिस्तों की तादाद हो गई 85। अब ये इलेक्शन के नतीजे सामने आ गए थे। 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, एक सियासी जमात को 313 में से 167 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई और दूसरी सियासी जमात को 313 में से 85 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल हुई। ये हैं फाइनल रिजल्ट्स। 313 में से 167 सीटें अवामी लीग की और 313 में से 85 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और अवामी लीग के जो सरबराह हैं वो शेख मुजीबुर रहमान थे। अब जो हम सियासी तौर पर बात करते हैं, दुनिया के अंदर जो है जमहूरियत जो है इस बुनियाद के ऊपर चलती है कि अक्सरियत जो है उसको हुकूमत करने का हक़ हासिल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ये बात मेंशन होती है और दुनिया भर के अंदर यही कल्चर है, यही रिवायत है। जमहूरियत नाम इस बात का है कि इलेक्शन के बाद जिस भी पार्टी को अक्सरियत हासिल होती है हुकूमत कायम करना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल, उसका जो है वो ट्रेडिशनली, उसका वैल्यूज़ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक हुकूमत करना उसका राइट होता है। अब जो सामने चीज़ें आई तो अवामी लीग चूँकि जीत गई थी तो उसका ये दावा था कि अब हम जीत गए हैं तो हमें इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। यहाँ से मसाइल पैदा होना शुरू हुए। इलेक्शन, एक बात आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं बहुत सारे लोग जो हैं ये बात करते हैं और आपने भी सुना होगा कि पाकिस्तान में अब तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब में से
जो इलेक्शन बेहतर इलेक्शन हुए हैं। हम ये नहीं कहते कि 1970 का इलेक्शन जो है 100% जो है वो गैर जानबदार था, शफाफ था, लेकिन बहरहाल जो है बहुत सारे लोग जो हैं इस बात से मुतफिक हैं कि जितने भी आज तक इलेक्शन हुए हैं उनमें से सबसे अच्छे इलेक्शन जो है निस्बतन जो बेहतर इलेक्शन थे वो 1970 के हैं। यानी अच्छे इलेक्शन गिना जाता है जिनको, जिसमें रिगिंग कम हुई हो, जिनमें मसाइल कम हुए हों। तो इलेक्शन के इनेकाद तक और रिज़ल्ट के आने तक ये बात जो है वो क्लियर हो रही है कि वहाँ पे अवामी लीग जो है उसने अक्सरियत हासिल कर ली थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पे आ गई थी। अब ज़ाहिर अवामी लीग जीत गई है तो अवामी लीग ने दावा कर दिया कि हमें हुकूमत दी जाए। उनका हक भी था, कॉन्स्टिट्यूशनली भी उनका हक था, और पॉलिटिकल जो ट्रेडिशंस हैं, जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस हैं, उनके मुताबिक भी दुनिया भर के अंदर जो है यही कल्चर पाया जाता है कि अक्सरियत जो है वो अक़लियत के ऊपर हुकूमत करती है। यही इसी चीज़ का नाम जो है वो जमहूरियत है। और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसने ये देना शुरू कर दिया कि अवामी लीग जो है वो सिर्फ एक सूबे की नुमाइंदगी करती है, उसको वोट एक सूबे से मिले हैं, उसके सारे नुमाइंदे एक सूबे से तल्लुक़ रखते हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसको नुमाइंदगी ज़्यादा सूबों से मिली है। उसको जो है वो पंजाब से वोट मिले हैं, उनको सिंध से वोट मिले हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा से भी वोट मिल गए, बलूचिस्तान से भी उनको, अगर जो उनका उम्मीदवार तो कोई नहीं जीता था लेकिन वोट तो बहरहाल उनको मिल गए। तो वो कहते हैं हम 5-4 सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अवामी लीग जो है वो सिर्फ एक सूबे की नुमाइंदगी कर रही है। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने आया। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बात नहीं करता कि हुकूमत करने के लिए आपके पास तमाम सूबों की नशिस्तें होनी चाहिए या किसी एक सूबे से आपकी नशिस्तें होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर कोई जो है वो रियायत देने के लिए तैयार नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी, चाहे उसकी एक सूबे में है, चाहे उसकी सारे सूबों में से मिला के है, जैसे वैसे भी है, अगर उसकी ओवरऑल नशिस्तें ज़्यादा हैं तो हुकूमत करने का हक़ उसको है। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है। उसमें तो ये बात नहीं होती कि अगर आपके सिर्फ आपकी पंजाब में अक्सरियत हो गई है तो ज़ाहिर जो कि पंजाब की सीटें ज़्यादा हैं तो आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो उसमें यह है कि आपकी नशिस्तों की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, चाहे वो तादाद एक सूबे से हो, चाहे वो 2 सूबों की हो, 3 से 4 से 5 से। इस बात से कोई तल्लुक़ नहीं है कि आपकी नशिस्तें जो नशिस्तें हासिल हैं हुकूमत करने के लिए आपको तमाम सूबों की नशिस्तें हासिल होना ज़रूरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं है। दुनिया भर के अंदर जहाँ भी डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रखे हैं वहाँ भी इन चीज़ों का कोई जिक्र जो है अब नहीं मिलता। तो ये जो था एक नया जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो सामने आया, जो कि ठीक नहीं था। अब इससे मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दावेदार हो गई कि हमें हुकूमत मिलनी चाहिए, दूसरी कह रही थी हमें मिलनी चाहिए। अब तीसरा फ्रीक जो है, अब देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन्होंने डिसाइड करना होता है और उन्होंने अपने फैसलों पे अमल दरामद करवाना होता है। ये इलेक्शन जो थे इसमें जो उस वक़्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे अयूब खान थे, याहिया खान थे, और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी थे। तो उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये इलेक्शन जो है वो मुनक्कद हुए। और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन का दायरा मौजूद था जिसने ये डिसाइड करना था कि किस पार्टी की कितनी सीटें हैं और हुकूमत करने का हक़ किसको हासिल है। तो ये सारे अदारे जो थे वो इक़्तिदार की मुंतकली जो है उसको अमली शक्ल देने में बुरी तरह नाकाम हुए। बुरी तरह नाकाम क्या हुए? मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और अक्सरियती पार्टी को हुकूमत जो थी वो नहीं मिल रही थी। उसमें जब भी कोई ऐसी वैसी कोशिश होती उसमें रुकावटें पैदा की जाती। उन रुकावटों की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत तवील हो जाती है, फिर कभी किसी वीडियो के अंदर इसके ऊपर भी बात होगी। तो बात यह है, अब दूसरी तरफ क्या था कि एक शर्त रखी गई थी कि इलेक्शन के 120 दिन के अंदर अंदर असम्बली जो है वो पाकिस्तान का नया आइन बनाने की पाबंद होगी। अगर वो इसमें नाकाम हो गई तो क्या होगा? असम्बली डिज़ाल्व हो जाएगी। ये भी एक प्रेशर था कि फौरी तौर पे इजलास बुलाया जाए और ताकि वो भी 120 दिन जो है उससे पहले जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए। तो मुसलसल जो है तख़ीर होती गई, तख़ीरी हरबे इस्तेमाल होते गए। अब जो अवामी लीग है, जब किसी का राइट इस्टेब्लिश हो जाता है
तो फिर उसको जो है वो उसका राइट ना देना ये बड़े मसाइल पैदा कर देता है। अवामी लीग जो है वो उसको पहले ही बहुत सारी शिकायत थी मशरक़ी पाकिस्तान को मगरबी पाकिस्तान से, और वो समझते थे कि हमें इक़्तिदार से जो है वो बहर रखा जाता है। एक तवील अर्सा तक जो है अयूब खां का मार्शल रहा, उस दौरान वो इक़्तिदार से बहर रहे। फिर याह्या खां का मार्शल आ गया, उनका तलब भी मगरबी पाकिस्तान के साथ था। अब वो समझते थे कि अब तो हमने एक जमहूरी तरीके से अपना राइट इस्टेब्लिश कर दिया है और हुकूमत करना अब उनका हक़ बन गया है। अब भी अगर हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही तो इसका मतलब ये है कि हमें ये किसी भी सूरत में इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा मसला ये था कि पाकिस्तान जो है 1947 में कायम हुआ और पहले जो इलेक्शन हैं वो मुनक्कद हो रखे हैं दिसंबर 1970 में, यानी 1970 का साल भी मुकम्मल तौर पे गुजर चुका था। दिसंबर में जाकर ये इलेक्शन हुए और बल्कि उसका कुछ हिस्सा जो जनवरी में जाकर जो है वो कंडक्ट हुआ। तो ये सोच रहे थे कि पहले ही 23 साल की तख़ीर के बाद इलेक्शन हुए हैं, ये काम फ़ौरन होना चाहिए था, लेकिन 23 साल के बाद हो रखे हैं। अब अगर हमें हुकूमत ना मिली तो अगले इलेक्शन कब होंगे, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप कर दिया था कि साजिशों के ज़रिए, असर रसूख के ज़रिए, ताकत के ज़ोर पे जो है अदारों की ताकत के ज़रिए इक़्तिदार हासिल किया जाएगा और इलेक्शन जो है उससे जो है वो उसको अवॉइड किया गया। नतीजा ये निकला कि बहुत सारे मसाइल पैदा हुए, बहुत सारे खदशात पैदा हुए और बहुत सारी जो है वो रियासत के ऊपर जो है क्वेश्चन आने लगे। तो कोई भी जो पार्टी थी वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं हट रही थी, जो कि उसका नजायज़ मुतालबा था, अक्सरियत उसके पास नहीं थी और वो कह रही थी कि हम हुकूमत करेंगे। तो जो अवामी लीग है वो वैसे समझती थी कि ये तो हमारा राइट है और हम इससे पीछे क्यों हटे। तो ये चीज़ें जो थी, और जो याह्या खां थे जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, पाकिस्तान के सदर थे, वो भी जो है इस क्राइसिस को मैनेज करने में बुरी तरह बल्कि मुकम्मल तौर पे नाकाम हुए और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी नाकाम हुआ। अदालतें भी जो हैं इसके ऊपर जो है वो कोई बड़ा स्टेप लेने में जो है वो कामयाब ना हो सकी। अब नतीजा क्या निकला, आगे हम चलते हैं, फिर नई बात जो है वो देखते हैं क्या आ रही है। फाइनल रिज़ल्ट्स, ये बात मैंने तफसील से बता दी है कि फाइनल रिज़ल्ट्स क्या थे। मुख्तसर तौर पे यहाँ पे हम बात करेंगे कि 167 सीटें हैं अवामी लीग की, 85 सीटें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मुस्लिम लीग कयूम जो है उसकी 10 सीटें थी कुल, 9 उन्होंने जीती थी, 1 उनको ख़वातीन की सीट मिल गई। मुस्लिम लीग कौंसिल जो है उसकी सीटें थी 7 और जमात इस्लामी जो है उसको 4 सीटें मिली थी। तो ये 4 बड़ी सियासी जमातें थी, 5 बड़ी जमातें सामने आई, बाकी जो थी वो बहुत कम सीटों के ऊपर जो है उनका था। तो अवामी लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग कयूम, मुस्लिम लीग कौंसिल और जमात इस्लामी के अलावा जो है कोई भी पार्टी जो है वो आगे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब नहीं हुई थी। ये फाइनल रिजल्ट्स थे। बाकी जो सीटें थी वो 1-1, 2-2 करके जो है वो सूबों को मुख्तलिफ सियासी जमातों को हासिल हुई थी। तो आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। आगे देखते हैं कि फिर वही बात, अब जो 3 बड़े फिगर जो थे वो थे याह्या खान, मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इन्होंने जो है डिसाइड करना था कि हमने किधर जाना है, हमने क्या करना है, स्टेट के हवाले से हमारा रवैया क्या होना चाहिए, स्टेट को बचाना है या अपने ज़ाती इक़्तिदार की ख्वाहिश के लिए जो है स्टेट की कुर्बानी देनी है। तो इक़्तिदार की जो हवस है वो इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई भी फरीक जो है वो रियासत के लिए अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करने के लिए या उनसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ये भी बात कही जा सकती है। दूसरा ये है कि क्यों हटा जाए। अवामी लीग के सामने तो बड़ा मजबूत जवाब था कि हम क्यों हटें, क्योंकि हम तो अक्सरियत में हैं। और नेक्स्ट है मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो तय कर चुके थे, पसे पर्दा क्या अवामल थे वो एक अलग कहानी और स्टोरी हो सकती है। तो वो भी जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो गैप देने के लिए तैयार नहीं थे। याह्या खां उनको भी बस की बात नहीं रही थी, मसाइल पैदा होते चले गए और मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर नतीजा क्या निकला कि रद्द अमल आना शुरू हो गया। जैसे जैसे
तख़ीर होती जा रही थी, रद्द अमल आना शुरू हो गया। जलसे जुलूस, हड़तालें और फसादात शुरू हो गए। खाना जंगी जो है सिविल वार बाकायदा तौर पे शुरू हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की और इन सारी चीज़ों को जवाब बनाकर जो है इंडिया जो है उसने वहाँ पे अटैक कर दिया। ये जो सारा सूरत हाल है, इसके अंदर जो है वो इंडिया ने भी भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाया। इंडिया ने फ़ायदा उठाया, ठीक है, वो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन जो है वो जब आपको उसको स्पेस देंगे तो वो ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। इसमें हमारा अपना कसूर है, हमें ख़ुद सोचना चाहिए था कि हमने जो है वो क्या करना है। एक और बात, आखिरी बात करके इसको मुकम्मल करते हैं। मुजीबुर रहमान जो है उसने अपने 6 पॉइंट दिए थे, जिस 6 पॉइंट के ऊपर उसने इलेक्शन लड़ा था। और ये कहा जाता है कि अगर मुजीबुर रहमान को जो है वो इक़्तिदार दे दिया जाता और उसके जो 6 पॉइंट हैं जो कि बड़े वफाक के लिए, रियासत के लिए बड़े ख़तरनाक थे, यकीनन अगर उनको स्टडी करें तो नज़र आता है कि वो ख़तरनाक थे। तो 2-3 बातें कही जा सकती हैं कि एक होता है आप इलेक्शन जीतने के लिए आप कोई स्लोगन देते हैं, आप कोई मैनिफेस्टो देते हैं, आप जो है वो कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं। ये इलेक्शन जीतने के लिए हद तक होता है। एक होता है कि जब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी ऐद कर दी जाती है, आपको किसी रियासत, किसी अदारे का सरबराह बना दिया जाता है, तो फिर जो है जो पिछली बातें होती हैं वो ज़रूरी नहीं होता कि उनको अमली शक्ल दी जाए। यानी ज़रूरी नहीं है, अगर हम देखें रियासत तो फिर भी टूट गई। अगर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे दिया जाता, अवामी लीग को इक़्तिदार दे दिया जाता, तो अकेला मुजीबुर रहमान तो नहीं था, उसने तो वज़ीर-ए-आज़म भी बनना था। प्रेसिडेंट है और दीगर रियासती अदारे हैं, अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आर्मी है, इलेक्शन कमीशन है। तो बहुत सारे, जब सफ़र शुरू होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। तो इस बात का इम्कान हो सकता था कि अगर मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे दिया जाता तो मुमकिन है, यानी इम्कानात में से है कि वो अपने 6 नुकात से पीछे हट जाता, या उसके ऊपर गिव एंड टेक हो जाता, या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो जाती। तो ज़ाहिर है ये इत्तफ़ाक़ राय से होना था, उसके ऊपर मबनी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था वो अकेले मुजीबुर रहमान ने नहीं बनाना था, बल्कि उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 85 सीटों के साथ मौजूद थी और भी बहुत सारी सियासी जमातें थीं। तो वो अपना असर सूख इस्तेमाल कर सकती थी, या आने वाले वक्त जो है कोई भी नई चीज़ लेकर आ सकता था। तो इस क्राइसिस से मुमकिन है कि हम बच जाते, लेकिन जो रवैये थे उनमें किसी भी किस्म की चूँकि लचक नहीं दिखाई गई, और जो ज़िम्मेदार अदारे थे वो अपना फ़रज़ जो है, अपने फ़रज़ जो है वो सारा अंजाम देने में नाकाम रहे। और जो सिस्टम है उसके अंदर कोई इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही थी, कोई गुंजाइश उसमें नहीं थी कि वो कोई ऐसी एबिलिटी नज़र नहीं आई कि रियासत किसी क्राइसिस का शिकार हो और अदारे जो हैं वो उस क्राइसिस को कंट्रोल करने में जो है वो कामयाब ना हो। तो ये भी हमें एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया जो है देखना पड़ा। इंडिया ने मुदाखलत की मुख्तर ये है कि इलेक्शन जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि बड़े फेयर थे और इम्पार्शल थे, और पाकिस्तान में पहले इलेक्शन थे, नतीजा ये निकला, हालात इतने ख़राब हो गए, बैरूनी मुदाखलत हुई, और उस मुदाखलत की मदद से ईस्ट पाकिस्तान जो है वो 16 दिसंबर 1971 को जो है अलग होकर बांग्लादेश बन गया, और रियासत अपने क़याम के थोड़ी अरसे के बाद जो है एक बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो गई। किसी भी रियासत के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस ये होता है कि वो अपने वजूद को कायम ना रख सके। बाकी जो क्राइसिस होते हैं वो आते जाते रहते हैं, किसी वक्त उनमें कोई मसाइल होते हैं लेकिन वो बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन किसी रियासत के लिए अपने वजूद को बरकरार ना रख पाना, ये जो है वो इससे बड़ा कोई क्राइसिस जो है रियासत के लिए नहीं होता, और हमें इस क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है हमारी सियासत का, हमारी तारीख़ का। हमें इसको याद रखना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन जो हालात हैं वो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि शायद हम तारीख़ से सबक सीखने वाले नहीं हैं। हम जो है वो अपनी जो मनमर्ज़ी है और जो हमारी हटदर्मी है उसमें जो है, और इक़्तिदार की जो हवस है उसमें हम जो है इतने आगे निकल जाते हैं कि ना किसी रवायत को, ना किसी असूल को, ना ज़ाब्ते को, ना कॉन्स्टिट्यूशन को जो है हम एक साइड पे रखते हैं और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं।
अल्लाह ताला जो है वो हमारे वतन अज़ीज़ को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और ख़ुद गर्ज़, लालची और जो मफाद परस्त लोग हैं उनके शर से जो है वतन अज़ीज़ को हमेशा के लिए महफूज रखे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।